हेलो बच्चों। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में जो किया था आप सभी लोगों को याद होगा। हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन्स और एवरेज एटॉमिक मास, इन सब चीज़ों पर डिस्कशन किया था। और इसके अलावा हमने एवरेज एटॉमिक मास का एक न्यूमेरिकल भी सॉल्व किया था। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों प्रीवियस क्लास को रिवाइज करके आए होगे, प्रीवियस क्लास को देख के आए होगे। हम आज आगे बढ़ते हुए कुछ और चीज़ों को देखते हैं। देखो, अभी तक आप लोगों से मैंने जब डिस्कशन किया तो मैंने आपको एक चीज़ बताई। क्या बताया मैंने? कि हम जब भी एलिमेंट्स की बात करते हैं, जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं हाइड्रोजन की या फिर मैं बात करता हूं हीलियम की, ठीक है, तो मैं हमेशा यहां पर एक चीज़ बोलता हूं। हाइड्रोजन के लिए क्या है? एटॉमिक नंबर है ना, लिखा हुआ है यहां पर। और यहां पर ये क्या लिखा है? इसका एटॉमिक मास। यहां पर हीलियम की जब मैं बात कर रहा हूं तो यहां पर मैं क्या लिख रहा हूं? इसका एटॉमिक नंबर। और ये मैं क्या लिख रहा हूं? इसका एटॉमिक मास। तो आप एक चीज देख रहे हो कि अगर मैं बात करता हूं एटॉमिक नंबर की, तो ये बेसिकली क्या है? एक सिंबल है। ये एक पर्टिकुलर नंबर है जो कि किसी भी एलिमेंट को दिया गया है, ठीक है। पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर किसी भी एलिमेंट को दिया गया जो नंबर है वो क्या है? एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक मास क्या है? उस पर्टिकुलर एलिमेंट का मास, यानी वो कितने वजनदार है ना, उसका वजन कितना है। सिंपली यही चीज को बता रहा है ये। अब हम अगर बात करें किसकी? एटॉमिक मास की, तो क्योंकि एटम्स बहुत छोटे होते हैं, हमें तो दिखाई भी नहीं देते अपनी आंखों से, ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं आपसे हाइड्रोजन, क्या आपने हाइड्रोजन को देखा है? क्या आपने हीलियम को देखा है? चलो वहां तक भी छोड़ दो, क्या आपने ऑक्सीजन को देखा है? ऑक्सीजन तो एयर में होती है। क्या आपने ऑक्सीजन को देखा है? कभी नहीं देखा। क्यों? क्योंकि ये सारी चीजें इतनी छोटी हैं कि हम इनको अपनी आंखों से देख ही नहीं सकते, ठीक है। तो इस वजह से यहां पर ये जो एटॉमिक मास है बहुत ही छोटा है, तो इसीलिए इसके लिए एक बहुत ही छोटी यूनिट लेनी पड़ी हम। और इस छोटी यूनिट के बेसिस पर ही हम एटॉमिक मास के बारे में बात करते हैं। ये जो छोटी यूनिट है इसी को हम क्या बोल रहे हैं? एटॉमिक मास। और इसको लिखते हैं हम कैसे? एएमयू। देखो, एएमयू भी लिखा जाता है इसे और यू भी लिखा जाता है इसे। एएमयू किसको बताता है? एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। एटॉमिक मास की ये यूनिट है। एएमयू इज एटॉमिक मास यूनिट। और अगर यू की बात करें तो यू भी बिल्कुल सेम चीज है, कोई भी डिफरेंस दोनों के अंदर नहीं है। सिर्फ और सिर्फ नाम हमने अलग रख दिया है। यू का मतलब है यूनिफाइड मास। यूनिफाइड मास, ठीक है, सेम चीज है बिल्कुल, बस हमने नाम क्या रख दिया? अलग अलग रख दिया गया। अब देखो, ये जो एएमयू यूनिट है इसके बारे में आप बहुत ज्यादा नहीं जानते होगे, लेकिन आप एक बहुत सिंपल सी यूनिट जानते हो। भाई वजन तोलने के लिए आप क्या यूज करते हो? किलोग्राम यूज करते हो, है ना। घर में क्या यूज करते हो? किलोग्राम यूज करते हो, ग्राम यूज करते हो। तो इन्हीं के बेसिस पे हमने इन यूनिट्स को भी क्या कर रखा है? रिलेशन बना रखा है, ताकि हम एटलीस्ट देख पाए, समझ पाए कि अच्छा ये यूनिट कितनी है। हमारे दिमाग में समझ में तो आना चाहिए ना कि कितनी छोटी है। मैंने आपको ये तो बता दिया कि एटॉमिक मास छोटा है, पर कितना छोटा है ये कैसे पता चले? देखो, यहां पर एक रिलेशन होता है किसके बीच में? रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एटॉमिक मास यूनिट। रिलेशन बिटवीन ग्राम एंड एटॉमिक मास यूनिट। ध्यान से देखना, अगर मैं बात करता हूं 6.022 इंटू 10⁻23, इतने एएमयू अगर मैं लूंगा तो ये बराबर होता है 1 ग्राम के। आप ध्यान से देखो, ये बहुत बड़ा नंबर है। 6.022 इंटू 10⁻23, ये बहुत बड़ा नंबर है। इतने सारे अगर मैं एएमयू लूंगा तब जाके 1 ग्राम बनेगा। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो कि एएमयू कितनी छोटी यूनिट है ग्राम से भी, है ना। हम लोगों को तो ग्राम भी बहुत छोटी यूनिट लगती है डेली लाइफ के अंदर, और इसके अंदर भी अगर आप देखोगे तो ये और कितना छोटा हो गया। तो ये बहुत ही छोटी यूनिट है। अच्छा, अगर मैं एक एएमयू की वैल्यू निकालना चाहूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? क्या करूंगा मैं इसको? भाई 6.022 इंटू 10⁻23 एएमयू की वैल्यू 1 ग्राम है, बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं एक एएमयू की वैल्यू निकालना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको उधर भेजना पड़ेगा, है ना। ऐसे करते थे ना कि मान लो
12 रुपए के 4 केले आते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूंगा कि 8 रुपए के कितने केले आएंगे, तो आप क्या करोगे, 4, 12 को इधर भेजोगे और 8 से मल्टीप्लाई करोगे। या अगर इसी का उल्टा आप ले लोगे तो 4 केले अगर 20 रुपए के आते हैं, तो अगर आप यहां पर देखोगे तो एक केला कितने रुपए का आएगा, एक केले के दाम कितने होंगे, 20/4, यानी कि 5 रुपए का एक केला आएगा, ठीक है। इसी तरीके से यहां पर भी आप देख सकते हो 1 AMU, 1 AMU की अगर हम बात करें तो ये कितना होगा, 1/6.022 इंटू 10⁻23। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो ये 10⁻23 तो ऊपर जाके 10⁻⁻23 बन जाएगा, ठीक है। और ये जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 1/6.022 है ना, ये वैल्यू आती है अप्रोक्सीमेटली 0.166, ठीक है। आप लोग अपना निकाल कर भी देख सकते हो। और अगर आपने इसको निकाला 0.166 इंटू 10⁻⁻23, अगर आप इस डेसिमल को इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा 1.66 इंटू 10⁻⁻24। इस डेसिमल को इधर लेके क्यों गए हैं, ये भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यू है ना, ये वैल्यू आप लोगों की 1 से ऊपर होनी चाहिए और 9.99 से छोटी होनी चाहिए। इस वजह से हमेशा हम इसको इसी तरीके से लिखते हैं। इस तरह से लिखने को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। इसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं, तो अभी परेशान मत होना, ये इस तरीके से आप लोगों ने पहले भी लिखा हुआ होगा, ठीक है। तो कुछ अलग बात नहीं है, वही सेम बातें हैं, कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। ये चीज आप पहले से जानते हो, इसके बारे में हम डिस्कशन भी करेंगे तो और क्लियर होगा। तो ये निकल के आ गया आपके पास 1 AMU। 1 AMU कितना है, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। या फिर अगर मैं इसे किलोग्राम में बदलना चाहूंगा तो क्या कर सकता हूं मैं, 1 किलोग्राम के अंदर कितने ग्राम होते हैं, 1000। तो 1 ग्राम के अंदर कितने किलोग्राम होंगे, 1/1000 होंगे ना। तो निकालो, यहां पर देखो 1.66 इंटू 10⁻⁻, क्योंकि 3 नीचे आया है, यानी 1000 नीचे आया तो क्या होगा, ऊपर जाके 10⁻³ बनेगा, तो ये बन जाएगा 10⁻27 kg। ये आपके पास दो रिलेशन निकल कर आए हैं। ये रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं, ठीक है। इनसे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अभी थोड़ी देर बाद हम एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे, उस कंसेप्ट को पढ़ते हुए भी ये आपके इस्तेमाल में आने वाला है, ठीक है। तो इस कंसेप्ट को एकदम दिमाग में रखना, ये कंसेप्ट आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो रिलेशन बिटवीन AMU और ग्राम आप लोगों को समझ में आ गया कि क्या रिलेशन होता है AMU के बीच में और ग्राम के बीच में। नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं, इसके बाद हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर मास की, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा, एक मॉलिक्यूल का मास, एक मॉलिक्यूल के मास को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर मास। पर इसको डिस्कस करने से पहले मैं आपसे 2-3 छोटी छोटी टर्म्स पूछना चाहता हूं, देखते हैं कि आपको इसके बारे में कितने अच्छे से नॉलेज है। मैं आपसे अगर पूछता हूं एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। मैं आपसे पूछता हूं मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल क्या होता है। या मैं आपसे पूछता हूं कंपाउंड, कंपाउंड क्या होता है। कितने बच्चे ये कहते हैं कि सर कंपाउंड और मॉलिक्यूल तो एग्जैक्टली सेम चीज है, दोनों में कोई डिफरेंस ही नहीं है। और कितने बच्चे कहते हैं कि सर तीनों अलग अलग हैं। एलिमेंट, एलिमेंट क्या होता है। एलिमेंट की अगर हम बात करें तो एलिमेंट क्या होता है, किसी भी, आप अगर बात करो कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम जो है, आपको क्या देखने को मिलेगा, इसको आप ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूंगा, ये सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है, सिंपलेस्ट फॉर्म है किसी भी एलिमेंट, जैसे हीलियम, ये क्या सिंपलेस्ट फॉर्म है, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं बात करता हूं N2, नाइट्रोजन इसी तरीके से एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो एलिमेंट क्या है, जिस फॉर्म में कोई भी आपको एटम्स नजर आ रहे हैं वही उसकी क्या एलिमेंटल फॉर्म है। पर एक चीज ध्यान रखना कि कभी भी एलिमेंट के अंदर आपको ऐसा नहीं देखने को मिलेगा कि दो अलग अलग तरह के एटम आ गए। एलिमेंट्स जब भी आप लिखोगे
या तो एक सिंगल तरह का एटम आएगा, ठीक है, और एक ही बार आएगा, या फिर वो एक से ज्यादा बार भी आ सकता है पर आएगा एक ही एलिमेंट, ठीक है, आएगा एक ही एटम, जैसे हीलियम, नाइट्रोजन, O3, O3 क्या होता है, ओजोन, O2, 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 O2 मतलब ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये सारे हो सकते हैं, हाइड्रोजन भी हो सकता है। पर मुझे जरा बताओ, क्या HCl, HCl एक एलिमेंट है? क्या HCl एक एलिमेंट है? नहीं हो सकता एलिमेंट। क्यों? क्योंकि यहां पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दो अलग अलग तरह के एटम आ गए। यहां पर देखो सारे एक ही तरह के एलिमेंट थे, तो यहां पर एक ही तरह के अगर एलिमेंट है तो वहां यहां पर एक ही तरह के अगर एटम आ रहे हैं तो इसका मतलब वो एलिमेंट की कैटेगरी में आएगा, वरना नहीं आएगा। मॉलिक्यूल क्या होता है फिर? मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम हो, ठीक है, दो या दो से ज्यादा एटम हो। ध्यान रखना, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं बोला है कि वो सेम होने चाहिए या डिफरेंट होने चाहिए। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला है कि मॉलिक्यूल के लिए एक ही कंडीशन है कि दो या दो से ज्यादा एटम्स होने चाहिए। तो चलिए कुछ डेफिनेशंस हम डेफिनेशन दे, इससे अच्छा है कुछ एग्जांपल्स हम लेते हैं, उससे हम समझते हैं इसे। HCl, ठीक है। अगर मैं बात करूं N2, क्या N2 एक मॉलिक्यूल है? HCl एक मॉलिक्यूल है, दो या दो से ज्यादा एटम, दो या दो से ज्यादा एटम। यहां पर देखो, क्या हीलियम एक मॉलिक्यूल है? यहां पे तो एक ही एटम है, इसका मतलब हीलियम मॉलिक्यूल नहीं हो सकता, तो हीलियम पे कांटा लगा दो। और क्या हो सकता है? CH4, क्या CH4 एक मॉलिक्यूल है? बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि यहां पर भी दो या दो से ज्यादा एटम बोला गया है तो आ रहे हैं। कंपाउंड, कंपाउंड में क्या होता है? कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा एलिमेंट ही होते हैं, कंपाउंड में भी दो या दो से ज्यादा एटम ही होंगे, लेकिन यहां पर एक कंडीशन और लग जाती है, क्या? कि वो हमेशा डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है। कंपाउंड की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर जो एलिमेंट आएंगे या यहां पर जो एटम आएंगे वो हमेशा क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। तो दो हो या दो से ज्यादा हो उससे मतलब नहीं है, पर हमेशा क्या होने चाहिए? डिफरेंट होने चाहिए। जैसे अगर मैं लिखता हूं आपके सामने HCl, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं NH3, अगर मैं आपके सामने लिखता हूं C2H5OH, तो ये सब के सब जो एग्जाम्पल्स हैं, ये सब के सब एग्जाम्पल्स कंपाउंड के ही एग्जाम्पल्स हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर कंपाउंड की डेफिनेशन ही यही है कि कंपाउंड के अंदर दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट होने चाहिए, या दो या दो से ज्यादा डिफरेंट एटम्स होने चाहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये पोर्शन पूरी तरीके से समझ में आया होगा, रिलेशन बिटवीन AMU एंड ग्राम, और साथ ही साथ आपको समझ में आया होगा एलिमेंट क्या होता है, मॉलिक्यूल क्या होता है, कंपाउंड क्या होता है। अगर किसी को भी ये डेफिनेशंस में कंफ्यूजन था और अब क्लियर हो गया हो तो वो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए एक बार नोट डाउन कर लीजिए इसे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी नोट डाउन करना भाई। चलिए नोट डाउन कर लिया सबने? ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। देखिए आप लोगों के लिए एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया गया है जिसके अंदर आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस करने को मिलेंगे, और साथ ही साथ ये जो वीडियोस मैं बनाऊंगा वो आप लोगों को वहां पर एक जगह पर मिल जाएंगी, जिससे आप लोग इजीली उन वीडियोस को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा भी मैं आप लोगों के साथ वहां पर बहुत सारी और चीज़ें डिस्कस करूंगा जो आप लोगों के लिए एग्जाम पर्पस की उससे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। जैसे अगर मैं आपसे बात करूं तो एक टेक्निक है जिसे हमें पढ़ते वक्त बहुत अच्छे से फॉलो करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है ना, जब हम पढ़ रहे होते हैं तो क्या निकलता है, सही बताना, सच सच बताना क्या होता है। जब आप पढ़ रहे होते हो तो थोड़े समय आप पढ़ते होगे और मतलब बैठते हो 2 घंटे 4 घंटे का स्लॉट लेके,
और जब आप बैठते हो तो बैठ के तो सोचते तो यही हो कि भाई बैठते हैं तो पढ़ना है, ठीक है, पर आपके हाथ में दूसरी साइड पे मोबाइल होता है और आप 15 मिनट 20 मिनट पढ़ते हो, उसके बाद फिर आप एक बारी फ़ोन उठाते हो और वो फिर फ़ोन जो है आपका आधे घंटे 1 घंटे, कुछ बच्चों का अगर एक्सट्रीम केस में चले जाए तो 2 घंटे, उससे पहले नहीं छूटता है ना। सच्चाई है, सच्चाई बोलना, अगर मैं सच बोल रहा हूँ तो बताना। तो इसीलिए आप लोग हमेशा ये करो कि जब भी आप लोग पढ़ने बैठो तो हमेशा एक छोटे इंटरवल के लिए पढ़ो और उसके बाद ब्रेक ले लो। जैसे अगर आपने 25 मिनट पढ़ा तो आप एक 5 मिनट का शॉर्ट ब्रेक लो, उसके बाद वापस आओ और फिर से पढ़ने बैठ जाओ, या फिर आप 50 मिनट पढ़ो और 10 मिनट का एक शॉर्ट ब्रेक लो, उसके बाद वापस पढ़ने आ जाओ। और इस ब्रेक के टाइम में आपको फ़ोन नहीं चलाना। फ़ोन हमें पता है कब चलाना होता है। फ़ोन हमें तब चलाना है, फ़ोन हम सिर्फ और सिर्फ तभी चला सकते हैं जब हमारा डेली का टास्क पूरा हो चुका है। अगर आप दिन में 4 घंटे पढ़ते हो, 5 घंटे पढ़ते हो, जो भी आप पढ़ते हो, उस टाइम को अगर आपने डिफाइन कर रखा है तो जब तक वो टाइम खत्म नहीं हो जाता तब तक आप फ़ोन को लेकर नहीं बैठोगे। तो ये आप करो, आपको निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा अपने एग्जाम में। चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक की तरफ। फॉलो ज़रूर करके देखना, आप लोगों को ज़रूर फायदा मिलने वाला है। मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? एक मॉलिक्यूल का मास। और मॉलिक्यूल के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, एक से ज्यादा, ठीक है, यानी दो या दो से ज्यादा एटम्स से मिलके बना होता है, ठीक है, उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल। तो चलिए अगर हम बात करें मॉलिक्यूलर मास की, तो मॉलिक्यूलर मास देखिए कुछ बेसिक मॉलिक्यूलर मास की हम बात करेंगे जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे CO2, अगर मैं CO2 का आपसे बोलता हूं, या फिर सेकेंड में आपसे बोलता हूं C6H12O6। C6H12O6 क्या होता है भाई? ग्लूकोज होता है, ठीक है। किसका बोला है मैंने? ग्लूकोज का। ये कुछ इंपॉर्टेंट नाम है जो कि आपसे अक्सर एग्जाम के अंदर पूछ लिए जाते हैं। या फिर अगर आपसे बोला जाए NH2CONH2, अगर आपको कुछ याद आ रहा हो तो बिल्कुल सही याद आ रहा है, ये फॉर्मूला किसका है? यूरिया का। एक और नाम ले लो चलो, C12H22O11, क्या बोलते हैं इसे हम? सुक्रोज। बताओ भाई, क्वेश्चन खुद ट्राई करोगे या मैं करवाऊं? चलो करवाता हूं, एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, उसके बाद फिर आप लोग ट्राई करना। CO2, देखो CO2 का मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए हमें पहले एटम्स का मास पता होना चाहिए ना। कौन कौन से एटम है यहां पर? एक तो कार्बन है, ठीक है, तो कार्बन का एटॉमिक मास में लिख देता हूं, एटॉमिक मास लिख रहा हूं मैं ऊपर सबके लिए। कार्बन का जो एटॉमिक मास है वो होता है 12, और एटॉमिक मास में एंड में हम क्या लिख देते हैं? U। मैंने आपको पहले भी बताया था AMU, या फिर U हम लिखते हैं किसको दिखाने के लिए? एटॉमिक मास को दिखाने के लिए। या फिर मॉलिक्यूलर मास को दिखाना हो तब भी आप सेम ही यूनिट यूज करोगे, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर हाइड्रोजन की बात करें, हाइड्रोजन हमारे यूज में आ रहा है, चलो अभी ऑक्सीजन को देखो। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो इसका एटॉमिक मास है 16U। अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तो बहुत बेसिक है, ये आपको पहले से भी पता होंगे। नाइट्रोजन 14U, अगर आपको नहीं भी पता है तो अब आप सीख लो। क्वेश्चन करते करते चीजें आपको बहुत अच्छे से ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी, आपको कुछ अलग से याद करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। CO2, CO2 की अगर हम बात करें तो कार्बन, कार्बन का एटॉमिक मास क्या है? 12 प्लस। ऑक्सीजन का एटॉमिक मास क्या है? अभी लिखा है भाई 16 है, लिख दो। पर क्या 16 लिखने से काम चल जाएगा? क्योंकि यहां पर ऑक्सीजन कितने हैं? 2, तो इसका मतलब 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। करो 12, 16 दूनी 32, यानी कि 12 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 44। तो यहां पर आएगा आंसर 44U। यहां पर देखो ग्लूकोज C6H12O6। अब की बार कार्बन को देखो, कार्बन जो है 12, एटॉमिक मास कितना है? 12, कितने हैं? 6, प्लस हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, कितने हैं? 12। अरे वाह, बहुत बढ़िया। ऑक्सीजन,
अब की बार बताओ ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन 6 और एटॉमिक मास कितना? 16। वेरी गुड। तो अगर आप यहां पर देखोगे तो 16 6 96, 96 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 108। 108 ये हो गया, और 12 6 कितना हो जाएगा? 72। 108 प्लस 72 इसका मतलब कितना होने वाला है? 180 U। सही है भाई। यूरिया, यूरिया की अगर हम बात करें तो आपको दिखाई दे रहा है कि कितने नाइट्रोजन है यहां पर? एक और एक, दो। दो, एक का एटॉमिक मास कितना है? 14 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 4। एक का एटॉमिक मास कितना है? 1। 4 इंटू 1 प्लस कार्बन की अगर हम बात करें, कार्बन कितने हैं? एक। एक का एटॉमिक मास कितना है? 12 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? एक। एक का एटॉमिक मास कितना है? 16। 2 इंटू 14 28। 28 प्लस 4 32। 32 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 44। 44 प्लस 16 यानी कि 60 U। क्या आने वाला है आंसर? 60 U। यहां पर देखो C12H22O11। अगर हम बात करें सुक्रोज की, कर लोगे? चलो करा देता हूं। C12H22O11, कार्बन कितने हैं? 12। एक का एटॉमिक मास कितना? 12 प्लस हाइड्रोजन कितने हैं? 22। एक का एटॉमिक मास कितना? 1 प्लस ऑक्सीजन कितने हैं? 11। एक का एटॉमिक मास कितना? 16। कितना हो जाएगा? 12 इंटू 12 144। 144 प्लस 160 और 176 कितना? 176 और 144, इसका मतलब ये कितना हो गया? 320। 320 और ये 22, इसका मतलब 342 U। ये हो जाएगा एटॉमिक मास सुक्रोज का। चलिए और कुछ एग्जांपल्स लेते हैं, ये आप लोगों के लिए होमवर्क रहेंगे, बहुत आसान है, आप आसानी से कर सकते हो। CaCO3, कैल्शियम, कैल्शियम का एटॉमिक मास कितना है? 40 U। ठीक है, CaCO3 निकालना। आप कुछ कुछ दिए हैं मैंने आपको, मैं आपको इनके आंसर्स लिखवा देता हूं, आप लोग इनको निकालना है, बट ट्राई करना। H2SO4, सल्फर, सल्फर का कितना होता है? 32 U। आपको बहुत ज्यादा एटॉमिक मास याद नहीं करने हैं, इनफैक्ट अभी जो 2024 वाला भी पेपर हुआ है, इसके अंदर भी आपको एक एक बारीक बारीक डिटेल तक आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। जो भी एटॉमिक मास थे वो क्वेश्चन में ही प्रोवाइड कर दिए थे। जो भी अदर डिटेल थी जो बच्चे को सॉल्व करने के लिए लग सकती है, वो सब की सब वहां पर प्रोवाइड कर दी गई थी। तो इसका मतलब आप लोगों को बहुत ज्यादा कुछ याद नहीं करना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन करना आना चाहिए। इन सब वैल्यूज के बारे में आपको बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है, क्वेश्चन करते करते आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। H2SO4 और सेवंथ आप निकालना Na2CO3। चलो 10 कर ले क्वेश्चन, चलो 10 तो कर ही लेते हैं क्वेश्चन। HCl, सोडियम का भी लिखूं, सोडियम का याद होगा हमने लास्ट क्लास में किया था 23। HCl, क्लोरीन का कितना किया था? क्लोरीन का याद है 35.5 U। और भी एग्जांपल लें, चलिए 10 तो कर ही लेते हैं। H2SO4 हमने ले लिया है, CaCl2, CaCl2 हमने ले लिया, ठीक है। कैल्शियम का हम लोग लिख चुके हैं, क्लोरीन का हम लोग लिख चुके हैं, और ले लेते हैं एग्जांपल NaCl। NaCl आप यहां पर लिख भी सकते हो, और आप चाहो तो यहां से NaCl को हटा भी सकते हो। अभी थोड़ी देर में मैं बताऊंगा कि क्यों यहां पर NaCl को आप लिख सकते हो या हटा सकते हो, उसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बात करने वाले हैं। पर एक बार आप इसे नोट डाउन कर लो, और ये जो आपका होमवर्क है इसे आप एक बार ट्राई करके देखना। लिखना है भाई, स्क्रीनशॉट मत लेना कोई भी। है ना, स्क्रीनशॉट अक्सर कहां पे रह जाता है? फोन की गैलरी में रह जाता है ना।
चलिए, उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने लिख लिया होगा। आजकल तो स्मार्ट बोर्ड आ गए हैं ना कोचिंग के अंदर। तो क्या होता है कि जब कोचिंग में पढ़ा रहे होते हैं तो उस समय बच्चे क्या बोलते हैं कि सर आप शेयर कर दीजिए। वहाँ से शेयर करने के बाद पूरी पीडीएफ हमारे पास आ जाएगी, और मैंने अक्सर देखा है कि वो पीडीएफ बच्चों के फ़ोन में ही रह जाती है, वो पीडीएफ उनकी कॉपी तक नहीं पहुँचती। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक नुकसान भी है स्मार्ट बोर्ड का। बाकी फ़ायदे तो आपको पता ही हैं, पर ये एक थोड़ा सा नुकसान है किसका, स्मार्ट बोर्ड का। चलिए, तो लिख लीजिएगा, ठीक है, स्क्रीनशॉट मत लीजिएगा। टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा भी इस्तेमाल मत करिए कि वो आपके लिए नुकसानदायक हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं एटॉमिक मास। देखिए, ये चीज़ आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बस मैं आपको इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में और लिखवा देता हूँ साथ साथ, ताकि आपके पास कॉपी में हो जाए कि क्या बताया गया था, आप भूलो ना। एटॉमिक मास क्या होता है? एटॉमिक मास जो है एक सिंगल एटम का मास है। ठीक है, एटॉमिक मास क्या है? एक सिंगल एटम का मास है, और इसे हम लिखते किस में है? AMU। किस में लिखते हैं हम इसे? AMU, एटॉमिक मास यूनिट, मास ऑफ वन एटम इन AMU। इसके एग्जाम्पल हमने अभी बहुत सारे लिए थे, अगर आपको याद हो। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास जब मैंने बताया था आपको तो 1 बताया था। अगर मैंने इसी तरीके से आपको बताया था हीलियम का, तो मैंने आपको 4 बताया था। लिथियम का कितना होता है? 7। आप चाहो तो यहाँ पे यूनिट लगा के लिखिए 7U। ठीक है, तो ये कुछ एटॉमिक मास है किसी पर्टिकुलर एटम के, एक सिंगल एटम के। इसी तरीके से हम और भी कुछ टर्मिनोलॉजीज की बात कर सकते हैं, जैसे कि मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास भी आप जान चुके हो अभी तक। मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? एक मॉलिक्यूल का मास। किस में लिख रहे हैं? AMU में। मास ऑफ वन मॉलिक्यूल इन AMU। एक मॉलिक्यूल का जो मास है, अगर उसे आप AMU में लिखोगे तो उसे हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास। चलिए, मॉलिक्यूलर मास का एक एग्जांपल हम ले चुके थे, एग्जांपल फिर से हम ले लेते हैं, जैसे CO2। CO2 का मॉलिक्यूलर मास हमने निकाला था, और वो कितना आया था? 44U। ठीक है, तो ये क्या है हमारे पास? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल CO2 का, इसका जो मास है उसी को हम क्या लिख रहे हैं? मॉलिक्यूलर मास। याद करो, मॉलिक्यूलर मास के अंदर जब मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था NaCl, तो वहां मैंने आपसे बोला था कि NaCl को हम मॉलिक्यूलर मास के अंदर लिख भी सकते हैं और नहीं भी। तो वहां मैंने ऐसा क्यों बोला था, वो अब मैं आपको बताने वाला हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, मॉलिक्यूलर मास, बिल्कुल सही बात है कि मॉलिक्यूलर मास को अगर आप लिखना चाहो, ठीक है, तो NaCl को आप मॉलिक्यूलर मास में लिख सकते हो, उसमें कोई परेशानी नहीं है। जनरल लैंग्वेज में हम इनफैक्ट इसी तरीके से लिखते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं NaCl की, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए कि NaCl जो है ना, जो नमक होता है हमारे घरों में, नमक जो है वो ना क्रिस्टल्स होते हैं, छोटे छोटे है ना, दाने होते हैं। जैसे चीनी के दाने होते हैं, चीनी के क्रिस्टल्स होते हैं, ऐसे ही नमक के भी ना क्रिस्टल्स होते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स होते हैं, पता है किस तरीके से होते हैं? ये क्रिस्टल्स इस तरीके से होते हैं कि मान लो एक कमरे में सोडियम रखा हुआ है बीच में, तो इसके चारों तरफ ऐसे क्लोरीन, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी, चारों तरफ क्लोरीन रखा होगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी, इधर भी। इसी तरीके से उस क्लोरीन के चारों तरफ भी क्या रखा होगा? सोडियम रखा होगा। तो जब आप बात करते हो इस तरीके से, तो आप जब वहां पर मॉलिक्यूलर मास लिखते हो तो वो एक थोड़ा सा रॉन्ग टर्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो एक मॉलिक्यूल का मास नहीं है। तो इसीलिए हम यहां पर फॉर्मूला मास की बात करते हैं, यानी कि इसका जो हम फॉर्मूला कॉपी में लिखते हैं, ठीक है, एक्चुअली में इसका फॉर्मूला नहीं है। ये आप जाके क्लास 12 में चैप्टर नंबर 1 सॉलिड स्टेट में पढ़ोगे। पर मैं आपको अभी बेसिक सी ये बात बता रहा हूं कि एक्चुअली में ऐसा नहीं होता कि एक सोडियम है उसके साथ में एक क्लोरीन रखा हुआ है। बहुत सारे सोडियम है, उनको बहुत सारे क्लोरीन ने घेर रखा है, और बहुत सारे क्लोरीन को बहुत सारे सोडियम ने घेर रखा है। इस तरीके से असल में होता है। तो यहां पर NaCl की अगर हम बात करें, परेशान मत हो, घबराओ मत इतनी सारी टर्मिनोलॉजी सुन के। अभी अगर आपको नहीं समझ में आया तो भूल जाओ, इतना आपको समझ में आया। NaCl जो है
इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, फॉर्मूला मास, क्योंकि बहुत सारी यूनिट हो सकती है, ठीक है। तो फॉर्मूला मास जो है, या फिर इसे हम आयनिक मास भी बोल देते हैं, फॉर्मूला मास, या फिर इसे हम आयनिक मास भी बोल देते हैं। ये जो है ये होता है मास किसका, एक आयनिक कंपाउंड का, ठीक है, एक मॉलिक्यूल का, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, ये फॉर्मूला है भाई इसका। तो ये फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, मास किसका, एक फॉर्मूला यूनिट का, किसकी, किसी भी आयनिक कंपाउंड के, ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। चलिए अब एग्जांपल के तौर पे लिख ही लिया है तो इसका फॉर्मूला मास भी हम निकाल लेते हैं। याद करो, सोडियम के लिए एटॉमिक मास हमने कितना लिखा था, 23। क्लोरीन के लिए एटॉमिक मास हमने कितना लिखा था, 35.5। तो टोटल कितना हो गया, 23 प्लस 35.5 यानी कि 58.5 U। ये हो गया फॉर्मूला मास किसके लिए, NaCl के लिए। चलिए आप लोगों को ये चीज समझ में आई, रिलेशन क्या होता है AMU और ग्राम के बीच में, मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, फॉर्मूला मास क्या होता है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम इससे स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि इस चैप्टर का नाम भी हमने रखा हुआ है ना, मोल कंसेप्ट। इसको अगर आपने समझ लिया तो समझ लो कि आपका इस चैप्टर से आने वाला जो क्वेश्चन है वो 99% करेक्ट हो जाएगा। 1% हो सकता है कि वो किसी अदर टॉपिक से क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो आपका वहां पर आपको और चीजें पढ़नी है, पर 99% आपका क्वेश्चन जो है मोल कंसेप्ट से ही रहने वाला है। तो इसीलिए मोल कंसेप्ट को बहुत ध्यान से समझिएगा, और उसके ऊपर हम बहुत सारे न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं। तो एक एक करके हम उन न्यूमेरिकल्स को भी स्टार्ट करेंगे, पर उससे पहले एक बार हम मोल कंसेप्ट को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग एकदम फ्रेश से स्टार्ट करते हैं, अलग पेज से। तो इसीलिए आप लोग बोर्ड पे जो भी लिखा हुआ है इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलिए उम्मीद करता हूं आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर नहीं लिखा है तो वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट की। टॉपिक ऑलरेडी डाला हुआ है, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट की हम बात करें, इससे पहले हम लोग कुछ बेसिक बात करते हैं कि देखिए रोजमर्रा की जिंदगी में ना क्या होता है कि कई बार कोई एक यूनिट बहुत ज़्यादा बार यूज होती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि दुकानदार के पास हम गए, केले लेने जाना था, है ना, तो हमने उसको बोला कि भैया 2 केले दे दो, ठीक है। हमने उसको बोला भैया 120 केले दे दो, हमने उसको बोला भैया 240 केले दे दो, ठीक है, बांटने के लिए ले रहे हैं भाई, खाएंगे नहीं इतने। तो ऐसे जाके हमने दुकानदार को बोला। पर आप जब असल में बोलते हो तो क्या बोलते हो उसको, है ना, 12, अगर मान लो आप 12 केले लेने गए उसको, तो आप क्या बोलते हो, 1 दर्जन केले दे दो। क्यों बोलते हो, क्योंकि जब भी केले लेने जाते हैं ना लोग, अक्सर 6, 12, है ना, 24 इस तरीके से लेते हैं। तो मतलब उसी तरीके से हम लोगों ने एक छोटी यूनिट बना दी ताकि हमें आसानी हो कैलकुलेशन करने में, है ना। तो जैसे अगर मैं बोलता हूँ दुकानदार को कि 1 दर्जन केले दे दो, तो वो तुरंत समझ जाएगा कि अच्छा इसको 12 केले चाहिए। अगर मैं उसको बोलता हूँ आधा दर्जन केले दे दो, वो तुरंत समझ जाएगा कि इसको 6 केले चाहिए, ठीक है। पर कुछ जगह पे क्या होता है, कुछ जगह पे केले जो है ना किलो के भाव से मिलते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूँ राजस्थान में, अजमेर में अगर देखें तो अजमेर में जो केले हैं ना वो किलो के भाव से मिलते हैं। तो लेकिन डजन एक बहुत कॉमन यूनिट है, आप लोगों ने जरूर सुना होगा कि 1 दर्जन का मतलब क्या होता है, 12। इसी तरीके से आप छोटी छोटी यूनिट्स का यूज करते हो क्या करने के लिए, किसी एक बड़ी यूनिट को दिखाने के लिए। जैसे कि 100 साल को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी।
है ना। 100 साल को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी, या 100 रन को हम क्या बोलते हैं, सेंचुरी। कि भाई आज सचिन ने क्या लगाया, 100 रन लगाया। ऐसे नहीं बोलते हम कि सचिन ने आज 100 रन लगाए, या फिर जो भी आपके फेवरेट क्रिकेटर है विराट कोहली ने आज 100 रन लगाए, ऐसा नहीं बोलते। हम असल में बोलते क्या है, हम असल में बोलते हैं आज विराट ने एक सेंचुरी लगाई, है ना। तो बेसिकली किसी बड़ी यूनिट को छोटा करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, हम लोग इस्तेमाल करते हैं किसी और ऐसी यूनिट का जो उससे बड़ी हो, और हम उस छोटी यूनिट को बता देते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 1000 ग्राम लड्डू हैं, ठीक है, तो खुश मत होना, आप लोगों को नहीं मिलने वाले। 1000 ग्राम लड्डू हैं, तो इसका मतलब मैं 1000 ग्राम लड्डू बोलूं, इससे अच्छा मैं क्या बोल देता हूं कि 1 किलो लड्डू है मेरे पास, तो आप समझ गए कि अच्छा सर के पास 1 किलो लड्डू है, मतलब आपके दिमाग में वही मैसेज जाने वाला है कि 1000 ग्राम लड्डू है सर के पास, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट देखो ऐसी बात नहीं है, मैं आप लोगों को दे देता, लेकिन ऑनलाइन है, अब हाँ ऐसे फोन में से थोड़ी ना जा सकता है ना, समझो बात को। तो यहां पर देखो, चलिए इसी तरीके से मैंने आपको बताया कि एटम क्या होते हैं, बहुत ही छोटे 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 बहुत ही छोटे होते हैं, आंखों से दिखाई तक नहीं देते। तो इनको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत ही छोटी यूनिट का यूज करते हैं, AMU। आपके दिमाग में आया होगा AMU, है ना, बताया था मैंने आपको। और मैंने आपको एक रिलेशन भी बताया था, मैंने आपको एक रिलेशन बताया था 6.022 इंटू 10⁻23 AMU। ये किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के बराबर होता है। अब आप देखो इस चीज को कि 6.022 इंटू 10⁻23 AMU अगर 1 ग्राम के बराबर है, तो ये बेहतर है, हम ग्राम को बहुत अच्छे से जानते हैं, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इस यूनिट को हम एक मोल बोल देते हैं, ठीक है। और ये यूनिट क्या कर रही है, बेसिकली हमारा काम आसान कर रही है कि हम हर बार 6.022 इंटू 10⁻23 बोले, इतना बड़ा नंबर बोले। इससे अच्छा है कि हम हर बार बोल देंगे 1 मोल। 1 मोल का मतलब क्या है, जैसे अगर मैं दुकानदार के पास जाके बोलता हूं कि मुझे 1 मोल केले दे दो, तो इसका मतलब वो मुझे कितने केले देगा, 6.022 इंटू 10⁻23 केले देगा, ठीक है। तो अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर हमें 1 मोल रुपए चाहिए ना, कितने रुपए चाहिए, यानी आपको 6.022 इंटू 10⁻23 रुपए चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरीके से मोल का मतलब आप समझ गए, इतनी यूनिट अगर किसी भी चीज की है तो आप उसे क्या बोल सकते हो, 1 मोल। जैसे कि कुछ बच्चों की फेवरेट जो है चॉकलेट हो सकती है, तो कोई बच्चा बोल रहा है कि सर मुझे 1 मोल चॉकलेट चाहिए। 1 मोल चॉकलेट चाहिए मतलब उसे कितनी चॉकलेट चाहिए, 6.022 इंटू 10⁻23 चॉकलेट चाहिए। अब इतनी चॉकलेट होती है नहीं होती है वो बात की बात है। चलिए तो हम बात करते हैं मोल कंसेप्ट में और कुछ एग्जांपल्स के साथ। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो इससे आप क्या मतलब निकालोगे, इससे आपको तुरंत समझ में आना चाहिए कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं आपसे बोलूं कि 1 मोल प्रोटॉन, तो तुरंत आपके दिमाग में आना चाहिए 6.022 इंटू 10⁻23 प्रोटॉन्स। अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल हीलियम, इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 हीलियम एटम्स। या फिर अगर मैं आपसे बोलता हूं 1 मोल CO2, तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, ये हमारे पास होगा, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं किसको, 1 मोल को। तो 1 मोल का फंडा समझ में आया कि 1 मोल है क्या। इसी के बेसिस पे अब देखो हमने 1 मोल तो डिफाइन कर दिया, लेकिन मास की यूनिट तो हमने अभी भी छोटी वाली ले रखी है। तो एक काम करते हैं, एक मास की यूनिट भी थोड़ी बड़ी वाली बना लेते हैं, है ना। क्यों, क्योंकि मास की यूनिट हमारे पास छोटी है, ठीक है, फिर मोल है,
तो अब हम कन्वर्ट करेंगे बार बार, इससे अच्छा हम क्या करते हैं, एक यूनिट वो भी बड़ी वाली बना लेते हैं। चलिए देखते हैं, ये जो यूनिट की मैं बात कर रहा हूं इसी को हम क्या बोलते हैं, मोलर मास। क्या बोलते हैं इसे, मोलर मास। आपको नाम से ही पता लग रहा है मोल की बात हो रही है यहाँ पे, है ना, मोलर, तो यानी कि मोल मास है, ठीक है, यानी एक मोल मास है किसी चीज का। देखो भाई मोलर मास, अभी जो मोलर मास है ये किसका मास होता है, देखो एक मोल तो आपको पता है, एक मोल क्या है 6.022 इंटू 10⁻23। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी चीज का 6.022 इंटू 10⁻23 ले लूंगा तो वो जो मास आएगा वही मास क्या होगा, उसका मोलर मास होगा। चाहे मैं बात करूं एटम्स की, चाहे मैं बात करूं आयंस की, या फिर मैं बात करूं मॉलिक्यूल्स की, किसी की भी मैं बात कर सकता हूं, है ना। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1 मोल CO2 तो उसका जो भी मास आएगा वही क्या होगा, मोलर मास। तो यहां पर मोलर मास के लिए हम लिख सकते हैं क्या, मास ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23, या तो आप बोलो एटम्स, ठीक है, या फिर आप बोलो आयंस, या फिर आप बोलो मॉलिक्यूल्स, कुछ भी बोलो उससे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। सारी की सारी ये जो चीजें हैं, सारी की सारी चीजें क्या है, बराबर है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मास ऑफ 1 मोल एटम, है ना, एक मोल एटम का मास 6.022 इंटू 10⁻3 लिखना जरूरी नहीं है, आप चाहो तो इसकी जगह पर लिख सकते थे क्या, 1 मोल। तो आप दोनों ही तरीके से लिख सकते हो, ठीक है। इसको हम लिखते कैसे हैं, ग्राम पर मोल। चलिए देखते हैं, एक एग्जांपल से हम इसे समझते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूं 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 44 AMU, है ना, कितना होगा 44 AMU। अगर मैं आपसे बोलूं 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, तो जरा दिमाग की बत्ती जलाना और सोचना। मैंने बोला है 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, मैं 1 मिनट के लिए इन दोनों को आगे पीछे लिख रहा हूं, ठीक है, अभी आपको समझ में आएगा क्यों। या मैं इसको इधर लिख देता हूं 44, है ना, कितने का मैं निकालना चाहता हूं, मैं 6.022 इंटू 10⁻23 का निकालना चाहता हूं, और क्या ही है यहां पर AMU। अब जरा ध्यान से देखो, हमें एक रिलेशन पता है कि 6.022 इंटू 10⁻23 AMU किसके बराबर होता है, 1 ग्राम के। एक बार समझ लो, उसके बाद सीधे सीधे बस अप्लाई करना है, आपको दोबारा ये करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहां पर देखो, इसका मतलब क्या, मैं इसकी जगह पर 1 ग्राम लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं, है ना। तो क्या होगा यहां पर बेटा 44 इंटू 1 ग्राम, कितना आ गया 44 ग्राम। तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, इनका जो मास है वो कितना निकलेगा, 44 ग्राम। तो ये चीज आपको समझ में आई कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 का जो मास है कितना है, 44 ग्राम है। इसी तरीके से अब आप किसी का भी मोलर मास निकाल सकते हो। ध्यान रखो, मोलर मास निकालते वक्त चाहे आप एटम्स का निकालो, आयंस का निकालो, मॉलिक्यूल्स का निकालो, हमेशा आप मोलर मास ही बोलोगे, ठीक है। तो जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूंगा कि आप मोलर मास बताओ ऑफ सोडियम, अगर मैंने आपसे सोडियम का मोलर मास पूछा है तो सिंपली सोडियम का मास कितना होता है ये सोचो, एटॉमिक मास होता है 23U या 23 AMU। तो बेटा क्या करना है आपको, AMU को हटाना है और ग्राम को लगाना है ना, AMU को हटाना है और ग्राम को लगाना है। तो इसका मतलब कितना निकल के आएगा मोलर मास, 23 ग्राम। और एग्जांपल्स लेते हैं, और एग्जांपल से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे बोलूं मोलर मास ऑफ NaCl, मोलर मास ऑफ NaCl, फॉर्मूला मास कितना होता है 58.5U। अब आपसे मैं पूछ रहा हूं मोलर मास ऑफ NaCl, तो ये कितना हो जाएगा 58.5 ग्राम। सोचना ही नहीं पड़ा, सिर्फ और सिर्फ U की बदले क्या कर दोगे, ग्राम कर दोगे, ठीक है। तो मोल कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया। मोल कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस हम बहुत बार एग्जाम के अंदर सॉल्व करते हैं, ठीक है।
तो इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना, मोल कंसेप्ट से क्वेश्चंस आप लोगों का आएगा ही आएगा, ठीक है। एक चीज और देखिए, जब आपने मोलर मास की बात की तो मोलर मास निकालते वक्त आपने किया क्या? जब आपने मोलर मास निकाला तो यहां पर आपने मॉलिक्यूल का मास लिया, है ना, यहां पर आपने मॉलिक्यूल का मास लिया और उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। यहां पर देखो, यहां पर आपने क्या किया, यहां पर आपने मोलर मास ऑफ सोडियम जब निकाला तो आपने इसका जो एटॉमिक मास था उसको मल्टीप्लाई कर दिया किससे? 6.022 इंटू 10⁻23 से। इसका मतलब आप एक चीज यहां पर देख सकते हो, वो चीज ध्यान से देखना कि अगर मैं आपसे बोलता हूं मोलर मास, तो मोलर मास असल में बराबर किसके होता है? मास ऑफ वन, ठीक है, मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एटम, आयन, मल्टीप्लाइड बाय किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6.022 इंटू 10⁻23। ये आपके पास फॉर्मूला आ गया किसके लिए? मोलर मास के लिए। तो मोलर मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, ठीक है, मोलर मास किसके बराबर होता है? मास ऑफ वन मॉलिक्यूल, एटम और आयन मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। आप इसे मास ऑफ वन मॉलिक्यूल को क्या बोल सकते हो? मॉलिक्यूलर मास। मास ऑफ वन एटम को क्या बोल सकते हो? एटॉमिक मास। और मास ऑफ आयंस, मास ऑफ आयंस के लिए आप क्या यूज कर सकते हो? फॉर्मूला यूनिट मास या फिर फॉर्मूला मास। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आई कि यहां पर किस तरीके से हम लोग इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे थे। मोल कंसेप्ट को हमने समझा, मोल कंसेप्ट क्या होता है हमने ये समझा, इसके बाद हमने मोलर मास क्या होता है ये समझा, और उससे रिलेटेड कुछ छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स हमने सॉल्व किए या कुछ छोटी छोटी वैल्यूज हमने यहां पर निकाल कर देखी। इसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे और मोल कंसेप्ट पे ही और डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप इसे जरा एक बार नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन किया सबने? चलिए, नोट डाउन किया आप सबने? आगे हम मोल कंसेप्ट को ही आगे बढ़ाते हुए कुछ और चीजों को समझते हैं। देखिए, ये तो जब हमने मोल कंसेप्ट की बात की तो यहां पर हमने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से रिलेशन निकाला और यहां पर मास निकाला, ठीक है, कि एक मोल का मास हमारे पास कितना निकल के आएगा, उसी को हमने बोला मोलर मास। अब अगर मैं आपसे बोलता हूं कि मेरे पास एक मोल किसी भी मॉलिक्यूलर मास का है, किसी भी मॉलिक्यूल का है, एक मोल CH4 अगर मेरे पास है, इसका मतलब क्या है मेरे पास? देखो, CH4 का अगर आप मास देखोगे तो कार्बन का मास 12 और 4 हाइड्रोजन है, एक का 1, तो 4 का 4, यानी 12 + 4 16 ग्राम। तो एक मोल CH4 का मतलब मैं बोल सकता हूं कि ये 16 ग्राम CH4 है। या फिर मैं ये भी बोल सकता हूं कि एक मोल CH4 का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4 है, मॉलिक्यूल्स ऑफ CH4। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास एक मोल CH4 है, मेरे पास एक मोल CH4 है, तो इसका मास कितना है? 16 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 2 मोल CH4 है, तो इसका मास कितना होगा?
आप बोलोगे सर एक का तो पता है, तो दो का निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, जितना भी एक का है उसका डबल कर देंगे। तो कर दो डबल, 2 इंटू 16 ग्राम यानी कि 32 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं 5 मोल CH4, 5 मोल CH4 के लिए अगर आप देखोगे तो कितना होगा कि सर यहां पे 2 लिखा था, अब आप 5 लिख दीजिए। 5 इंटू 16 ग्राम इज इक्वल टू 80 ग्राम। अगर मैं आपसे बोलूं 10 मोल CH4, तो ये होगा हमारे पास 10 इंटू 16 यानी कि 160 ग्राम। इस तरीके से आप मास हमेशा निकाल सकते हो। तो ध्यान से देखो, मास निकालने के लिए आपने किया क्या। मास निकालने के लिए आपने मास लिया, जो भी मास आपको निकालना था उस मास को निकालने के लिए आपने मोलर मास लिया, और इस मोलर मास को आपने नंबर ऑफ मोल्स से मल्टीप्लाई कर दिया। यहां पर तो एक ही था तो लिखने की हमें जरूरत नहीं लगी, लेकिन यहां पर 2 है तो हम लिखेंगे, बिल्कुल लिखेंगे। और यहां पर 5 है तो हम तब भी लिखेंगे, 10 है तब भी लिखेंगे। तो यहां पर जितने भी मोल्स हैं हम हमेशा वो लिख रहे हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला यहां से बना, मास क्या है, मोल्स इंटू मोलर मास। और ये मास हमारे पास आ किस में रहा है, ग्राम में। तो ये एक बेसिक फॉर्मूला हमारे पास निकल कर आया। देखिए इस फॉर्मूले को हमने सिंपली अभी खुद ही यहां पर बनाया है, एकदम कॉमन सेंस से बनाया है, ठीक है, एकदम यूनिटरी मेथड है ये, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा अलग नहीं है। आप इजीली इस फॉर्मूले को, अगर एग्जाम में आपके दिमाग से उतर भी जाता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली इस फॉर्मूले को बना सकते हो। मोल्स, मोल्स जो है ये किसके बराबर होगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये फॉर्मूला भी हो जाएगा, क्योंकि अगर मुझे मोल्स निकालना है तो मैं इस मोलर मास को डिवाइड में ले जा सकता हूं। तो मोल्स का फॉर्मूला क्या आएगा, मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो यहां पर अगर मान लो क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा सकता है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वो या तो आपको क्या करेगा, वो आपको या तो मास और मोलर मास दे देगा, वो आपसे पूछेगा नंबर ऑफ मोल्स बताओ, या फिर वो आपको मोल्स दे देगा और मोलर मास दे देगा, वो आपसे पूछेगा मास इन ग्राम्स बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से वो आपसे क्वेश्चंस को बदल बदल कर पूछ सकता है, या फिर वो आपको मास भी दे देगा और मोल्स भी दे देगा, आपसे वो पूछ लेगा मोलर मास बताओ। तो ये अलग अलग तरीके हैं जिनसे आपसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, और आप उन क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोल्स इनटू मोलर मास, मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास। ये क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व किए जा सकते हैं। चलिए एक एग्जांपल हम इसका लेकर देख लेते हैं। अगर मैंने आपको दिया कि एन एलिमेंट हैज मास गिवन 220 ग्राम एंड वी हैव 5 मोल्स ऑफ इट, हमारे पास इसके 5 मोल्स हैं, देन फाइंड आउट द मोलर मास ऑफ, ठीक है, एलिमेंट हमने मान लिया x, मोलर मास ऑफ x। तो आपको मोलर मास यहां पे निकालना है x का। आपके पास गिवन है मास, ठीक है, मास गिवन है आपको, और क्या गिवन है आपको, मोल्स गिवन है। तो बेटा आपको एक चीज समझ में आ गई होगी कि यहां पर 5 मोल्स और 220 ग्राम, इसका मतलब आपके पास मास दे रखा है और आपके पास साथ साथ क्या दे रखा है, मोल्स दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है, मोलर मास पूछा जा रहा है, तो कोई भी मुश्किल नहीं है। मोलर मास को शॉर्ट में हम लिख सकते हैं चाहे तो mm, और ये जो गिवन मास या मास है इसे हम शॉर्ट में gm लिख सकते हैं, gm अपॉन में mm, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। और मोल्स के लिए हम शॉर्ट में क्या लिखते हैं, n, मोल्स को हम n से लिखते हैं, ठीक है, स्मॉल n। तो यहां पर देखो फॉर्मूला, हमें क्या गिवन है, मोल्स गिवन है और हमें क्या गिवन है, गिवन मास गिवन है।
तो मोलर मास क्या हो जाएगा जरा बताना। मोलर मास इधर चला जाएगा, मोल्स इधर आएगा, तो इसका मतलब फॉर्मूला जो हमारे पास बनेगा, चलो एक बार मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूं, उसके बाद वो फॉर्मूला बनाते हैं। गिवन मास अपॉन में मोलर मास, हमें एन गिवन है, जीएम गिवन है, हमसे पूछा गया है मोलर मास, तो चलिए मोलर मास का फॉर्मूला बनाते हैं। मोलर मास का फॉर्मूला क्या होगा, गिवन मास अपॉन नंबर ऑफ मोल्स। तो देखो गिवन मास कितना है हमारे पास, गिवन मास है 220 ग्राम, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने हैं 5, और यहां पर आप इसको काटोगे तो आपके पास कितना आने वाला है, यहां पर काटोगे तो आपके पास आ जाएगा 44 ग्राम आ गया। तो इसका मतलब हो सकता है कि ये जो गैस हमने ली है या जो एलिमेंट हमने लिया है, एलिमेंट मत करो इसको, एक काम करो मॉलिक्यूल कर लो, ठीक है, एलिमेंट मत करो इसको, एक काम करो मॉलिक्यूल कर लो। एलिमेंट निकालोगे तब भी कोई गड़बड़ नहीं है, एक ही चीज है, पर अगर हम मॉलिक्यूल की बात करें तो ऐसा एक मॉलिक्यूल हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, याद करो 44 ग्राम, तो हो सकता है मॉलिक्यूल हमारे पास क्या हो, CO2 हो, लेकिन उससे मतलब नहीं है हमें ये नहीं निकालना, हमसे सिर्फ और सिर्फ पूछा गया था कि भाई इसका मोलर मास बता दो, ठीक है, तो वो हमने इनको बता दिया है। चलिए ये चीज आपको अगर समझ में आई है तो इससे रिलेटेड कुछ एक दो क्वेश्चंस मैं आप लोगों को दे देता हूं, उन क्वेश्चंस को आप ट्राई करके आना, अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर इनके हिसाब से वो क्वेश्चन नहीं भी होते हैं तो वो क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। एक बार इसे नोट डाउन कर लो ताकि मैं क्वेश्चंस आपको दे दूं। चलिए कुछ क्वेश्चंस हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, हर एक क्वेश्चन के अंदर आपको गिवन मास निकालना है, फाइंड आउट द गिवन मास, फाइंड आउट द गिवन मास इफ फर्स्ट, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 3 और मोलर मास गिवन है 45, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 7 और मोलर मास गिवन है 105, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 2.5 और मोलर मास गिवन है 43, अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स गिवन है 5 और मोलर मास गिवन है 20। इसी तरीके से एक और टाइप का क्वेश्चन हम बना लेते हैं, ये क्वेश्चन हो गया फर्स्ट और ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। इस क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर फाइंड आउट द गिवन नंबर ऑफ मोल्स, अब आपको गिवन नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं, गिवन नंबर ऑफ मोल्स, आपको अब की बार मोल्स बताने हैं तो इसका मतलब आपको मास और मोलर मास दिया जाएगा। तो यहां पर गिवन मास जो आपको क्वेश्चन के अंदर है वो गिवन है 440 और मोलर मास जो गिवन है आपको वो 44 गिवन है। इसी तरीके से यहां पर जो गिवन मास आपको है वो है 220 और मोलर मास आपको गिवन है 440। यहां पर आपको गिवन मास है 64 और यहां पर मोलर मास है 4। ठीक है, हर बार यूनिट लगा लेनी है आपको, यू अपने आप लगा लेनी है यूनिट, किसी का भी वेट नहीं करना है। फोर्थ गिवन मास
अगर आपके पास गिवन मास 196 है और मोलर मास 16 है, तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है मोल कंसेप्ट चैप्टर का। इस होमवर्क को बहुत अच्छे से करिएगा और आसानी से आप लोगों से क्वेश्चन सॉल्व होने वाले हैं, कोई भी परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। इसके बाद हम लोग धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ाते चले जाएंगे, पर बेसिक्स को आप लोग बहुत अच्छे से करिए। जितना आपका बेसिक्स स्ट्रांग होगा, जितना आप कैलकुलेशन से नहीं घबराओगे, उतनी अच्छी आपकी फिजिकल केमिस्ट्री होती चली जाएगी। तो एक बार इसे नोट डाउन कर लीजिए। टाटा, बाय बाय।